हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉक बोर्ड। चलिए आज के इस पहले वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सरकार बदलाव लाना चाह रही है ये क्या है। इसका आप लोग को जैसा कि थंबनेल भी दिख रहा है, क्या बदल जाएगा संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसी इशूज़ पर आज का वीडियो होने वाला है। दरअसल देखिए, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, सरकार ने इसको बदलने के लिए, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल बदलने के लिए सरकार ने 3 नए बिल प्रेजेंट किए हैं लोकसभा में। एक्चुअली अभी जो बिल है वो सारा स्टैंडिंग कमेटी के पास है, बट थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, 1 मिनट जरा मैं इसे थोड़ा सा ये कर लो। हाँ, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये दरअसल 3 बिल को मिलाकर, 3 एक्ट को मिलाकर के बनता है। पहला जो है वो आईपीसी है, आप लोग जानते हैं। आईपीसी को थोड़ा हम लोग देख लेंगे, बेसिक है थोड़ा बट देख लेंगे हम लोग। दूसरा होगा सीआरपीसी और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट है। इन तीनों को मिला करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेसिक, हालांकि फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आगे सरकार क्या कर रही है। देखिए, सबसे पहला जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका जो पहला है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। 1860 में बना था। पहली बात कि ये जो तीनों कानून जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे सरकार बदलना चाह रही है, इसकी जगह पे नया कानून ला रही है, ये सभी कॉलोनियल एरा का कानून है। ठीक है, तो आईपीसी क्या है दरअसल? ऐसे तो आप लोग को पता है आईपीसी क्या है, बट सिंपल सा है कि आईपीसी में जो अलग अलग तरह के अपराध होते हैं, उस अपराधों से रिलेटेड क्या सजा होगा, कितना सजा दिया जा सकता है, वो रेंज रहता है। जैसे चोरी में 4 साल से लेकर 7 साल के बीच, ये मतलब जरूरी नहीं है चोरी के मामले में 4 से 7 साल के बीच दिया जाता होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, चोरी कोई करता है तो, मर्डर करता है तो, और भी अलग अलग तरह के जो है अपराध हैं, धोखाधड़ी, किसी भी तरह का। जैसे कि एग्जांपल भी दिया आईपीसी में। आईपीसी के सेक्शन 302 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो पनिशेबल है डेथ, मृत्यु तक दिया जा सकता है। ठीक है, तो आईपीसी में दरअसल अलग अलग अपराधों पर, किस किस अपराधों पर कितने कितने वर्ष की सजा या किस किस प्रकार की सजा दी जा सकती है उसका उल्लेख होता है। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं हम लोग। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए, इसमें और आईपीसी में क्या अंतर है? आईपीसी में सिर्फ बताया गया है कि अगर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दरअसल है कि जो अपराध तय होगा, अलग अलग जो एजेंसीज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जैसे कि पुलिस है एक, ठीक है, जुडिशियरी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग जो बॉडीज़ है वो है इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे आईबी, सीबीआई वगैरह। तो उन सब के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है कि वो लोग कार्य कैसे करेंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन किस किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट आफ्टर कंप्लेनिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर कंप्लेन किया जाता है तो पुलिस को क्या चीज़ करना होगा। अगर यदि पुलिस जो है कंप्लीट कर लेता है अपना इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस को सबमिट करना पड़ेगा अपना रिपोर्ट किसका, मजिस्ट्रेट के पास, एक फिक्स डेडलाइन के भीतर। ठीक है, बेसिकली इसमें प्रक्रिया का उल्लेख है कि किस प्रक्रिया के तहत कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी काम करेगी। ठीक है, अगला है इंडियन एविडेंस एक्ट। आप लोग को पता है तीसरा जो 3 कोड मिला करके अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 3 जो एक्ट है, इन तीनों को मिला करके हम लोग का बनता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली बनता है, जिसमें से लास्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें है कि किस तरह के एविडेंसेस को कोर्ट में माना जा सकता है, एडमिसेबिलिटी प्राप्त है, एडमिसेबल होगा कौन सा एविडेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी दहेज के मामले में किसी महिला को अगर यदि ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया तो उसका क्या बयान माना जाएगा, या क्या उसके पड़ोसी का बयान माना जाएगा कि हाँ इसको प्रताड़ित किया जाता था वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो मतलब किस तरह के एविडेंस को कोर्ट में एडमिसेबल माना जाएगा, इसका इसमें उल्लेख है। ठीक, इन तीनों को, दीज लॉ कलेक्टिवली स्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को ये तीनों जो लॉ है कलेक्टिवली स्टैब्लिश करता है। अब जो सरकार चाह रही है, सरकार दरअसल चाह रही है इसी तीनों को चेंज करना। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको चेंज करके जो है किस तरह के कानूनों को बना रही है, फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर पर्पस क्या है सरकार का इसे चेंज करने का। ठीक है, मैं छोटा ही वीडियो रखूंगा, कोशिश करूंगा कि 7-8 मिनट का मैक्सिमम रहे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, 3 बिल है, 3 अलग अलग। यहाँ पर ये इसको देखिए आप लोग, बिल का नाम है ये, और रिप्लेस कौन से एक्ट को ये करेगा। पहला है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ये इंडियन पेनल कोड आईपीसी को रिप्लेस करेगा। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये सीआरपीसी को क्या कहते हैं, रिप्लेस करेगा। और लास्ट है भारतीय साक्ष्य बिल, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये 3 नए बिल होंगे, बिल्कुल इंडियन कल्चर के हिसाब से इसका नाम भी चुना है सरकार ने, और ये 3 जो कॉलोनियल एरा के बिल है इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है,
अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने क्या तर्क दिए हैं, किस तरह के आर्गुमेंट सरकार ने सेट किए हैं कि इस नए बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आप लोग को आंसर राइटिंग में यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस कोई भी आप लोग देते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में ये हेल्प करेगा। ठीक है, कि क्यों ज़रूरी था, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपके अनुसार क्या ज़रूरी था इनमें बदलाव करना। तो आप लिख सकते हैं जो पॉइंट्स होंगे, मैं पॉइंट्स बस कर देता हूँ क्लियर। शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। देखिए, ये जो ब्रिटिश एरा के कानून थे ये दरअसल पनिशमेंट पे फोकस करता था, सज़ा पे फोकस करता था। ठीक है, लेकिन जो नया बिल होगा वो जस्टिस पे फोकस करेगा, न्याय देने पर फोकस करेगा। ठीक है, सिटीजन्स के वेल बीइंग को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ये प्रयास करेगा, क्योंकि राइट्स सिर्फ उसका नहीं होता है जो पीड़ित होता है। ठीक है, अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उस पर भी बात करेगा। इट मीन्स कि मोर ह्यूमनिस्टिक बनाएगा कानूनों को। तो ये शिफ्ट है पनिशमेंट टू जस्टिस। ठीक है, सजा से न्याय की ओर। अभी तक के कानूनों का उद्देश्य क्या था, सजा दिलाना, सजा देना। अब क्या उद्देश्य होगा, न्याय देना। दूसरा है रिपीलिंग आउटडेटेड लॉ, जो पुराने कानून है, आउटडेटेड कानून है, उन सबको रिपील करेगा, जो है उसकी जगह पे नए कानून आएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, काफ़ी वर्षों पुराने, 100 साल से अधिक पुराने, 150 साल पुराने हैं, इसको बदला जाएगा और इसकी जगह पे मॉडर्न प्रिंसिपल से युक्त लॉ को लाया जाएगा, जिसमें जस्टिस होगा, न्याय, ह्यूमन राइट, सिटीजन प्रोटेक्शन, ठीक है, नागरिक सुरक्षा, मानवाधिकार, इन सब मूल्यों का समावेश किया जाएगा। एम्पावरिंग सिटीजन इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मॉडर्न प्रिंसिपल को अगर शामिल करता है कानून में तो सिटीजन का एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। एड्रेसिंग कंटेम्परेरी इशूज़। देखिए, जिस वक्त ये कानून बने थे ना, उस वक्त इस तरह के अपराध, आज जिस तरह के जिस नेचर का अपराध होता है, जिस मैग्नीट्यूड का अपराध होता है, जिस टाइप का अपराध होता है, उसमें से काफ़ी कुछ उस वक्त नहीं होता था। तो आवश्यकता था कि जो कंटेम्परेरी इशूज़ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको बदला जाए। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आज व्यापक समस्या है, जैसे कि इंडिया को बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कैपिटल। ठीक है, उस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या इतनी नहीं थी, या शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, जो साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं, अलग अलग मॉब लिंचिंग, पहले तो ऐसा वर्ड चलता ही नहीं था, मॉब लिंचिंग वर्ड। ठीक है, इन सब को एड्रेस करेगा, कंटेम्परेरी जो इशूज़ हैं इनको एड्रेस करेगा। अगला है इन्हांसिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को क्या करेगा, बढ़ाएगा पुलिस के लिए, कि आपको इतने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप तारीख पे तारीख वो जो है चलता रहेगा। न्यायालय के लिए किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी कि अगर आरोप तय हो गए हैं तो जितनी जल्दी हो उसे सजा सुनाया जाए। ऐसा नहीं है कि आरोप तय होने के बाद भी जो है टाला जा रहा है मामले को। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा सा और है, मॉडर्नाइज किया जाएगा किसको, प्रोसीजर को। मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। सिंपल सा बात है, आईटीसी को शामिल किया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम को शामिल किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ किया जाएगा। प्रमोटिंग फेयर ट्रायल को प्रमोट किया जाएगा। इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट, देखिए आजकल जो अभी तक जो चल रहा है आईपीसी या सीआरपीसी के तहत जितने भी जो केस दर्ज होते हैं आपराधिक न्याय प्रक्रिया में, जितने भी केस आते हैं उनका कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। सरकार ने गोल सेट किया है कि जब हम इसे बदलेंगे तो हम कन्विक्शन रेट को 90% तक लेके जाएंगे। ठीक है, एडाप्टिंग टू चेंजिंग टाइम्स, बदलते, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आउटडेटेड लॉ था उसको चेंज करने का है। तो मतलब बदलते समय के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको परिवर्तित कर रहे हैं, समय बदलते समय के साथ। ठीक है, और लास्ट है रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर जनता का विश्वास काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो इसको जैसे स्विफ्ट जस्टिस डिलीवरी पर ध्यान दिया जाएगा। एक आप लोग कोटेशन सुने हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर देर से न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो इन सब चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि रीस्टोर होगा ट्रस्ट, जनता का में विश्वास बहाली होगा लीगल सिस्टम के प्रति, पुलिसिंग के प्रति। ठीक है, ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके प्रति जनता में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद अभी के लिए क्या है, अभी तो जो बिल है, ये तीनों बिल जो हम लोगों ने देखा था, ये तीनों ही बिल अभी क्या है, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है। सरकार ने क्या किया है, कमेटी को भेज दिया। कमेटी इस पे रिकमेंडेशन जब देगी, विचार विमर्श करेगी। कमेटी जो है बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से आराम से जो है बैठक करेगी, उनके साथ वकील होंगे, लॉयर्स होंगे, पुलिस होंगे, ठीक है, जुडिशियरी के मेंबर होंगे,
कुछ सरकार के भी कुछ मेंबर होगा, उन सब से, और भी कुछ जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ उनसे डिस्कस करेगी। डिस्कस करने के बाद जो रिकमेंडेशन देगी उस रिकमेंडेशन के आधार पे आगे काम होगा। हालांकि जो सारे बिल हैं इनको पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, ठीक है, विशेष बहुमत नहीं चाहिए सरकार को, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए 2/3 वाला। तो उम्मीद है ये पास हो जाएगा बिल, ठीक है। और सरकार का उद्देश्य है कि हम इसे जितनी जल्दी हो पास करें। इस बिल के संबंध में जिस प्रस्तुत किया जा रहा था, तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने कुछ बातें कही थी, जैसे कि भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपराध स्थल पर अब फोरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य हो जाएगा, नाबालिग से अगर दुष्कर्म का मामला है तो मौत की सजा दी जाएगी। ये काफ़ी न्यूज़ बना था इसका। देशद्रोह कानून को, सेडिशन को क्या किया जाएगा, कानून जो अभी एग्जिस्टिंग कानून है उसको निरस्त किया जाएगा और सरकार इसमें नए कानून लाएगी। आप लोग को पता है कि जो सेडिशन कानून है, देशद्रोह का कानून है, इस पर काफ़ी ये डिबेटेबल है और काफ़ी विवाद भी होता रहा है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून बनेगा, ठीक है। जो कहते हैं ना कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या कर दी जाए और कानून जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो मुकदमा चलाने की समय सीमा, तय समय सीमा के भीतर मंजूरी वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है ये तो इतना ही था, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर उस पर आप लोग भी कमेंट में, अगर यदि कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या कम से कम आपने में सोच के देखिएगा कि किस तरह की समस्याओं का सामना कर सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सरकार को इसे लागू करने के लिए। क्योंकि देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंटायर सरकार चेंज कर रही है, जिसे कहते हैं ना हिंदी में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। तो सरकार को किस तरह का जो है सामना करना पड़ेगा समस्याओं का। सबसे पहले तो पुलिस को पूरा याद करना होगा कौन से क्लाउज में क्या है। अभी तक क्या था कि सबको ऑलमोस्ट याद होता गया था, पुराने था, इतना दिन से सिस्टम चल रहा था। जजेस को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या इसको पूरे देश में एक साथ लागू करने में किस प्रकार की समस्याएं होंगी, उस पर जो है तो ये चीज़ आप लोग खुद से सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।